और दोपहर के सत्र में नासिरा शर्मा जी जब अपने विचार प्रकट कर रही थी तब मुझे भी यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। आज का सत्र नाटक का है, तो मुझे पता है कि इस पर गंभीर रूप से विचार प्रस्तुत करने के लिए अनुभवी अनीता जी हैं और गंभीर अध्ययन नाटकों पर करने वाली शमली जी हैं और कोचिन विश्वविद्यालय के अनीश जी। फिर भी अध्यक्ष होने के नाते इस विषय पर बड़ा विचार प्रस्तुत करना मेरा धर्म बनता है। तो हम निरंतर सुनते आए हैं कि विभाजन और विस्थापन, वास्तव में ये जो है आज़ादी का उपभोग्य वस्तु है, जिसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। आज़ादी हमें मिली, ठीक है। विश्व में आपने कभी सोचा है कि कितने रहित रूप से हमने आज़ादी प्राप्त की? क्या यहाँ रहित नहीं? विभाजन के बाद 10,000 से अधिक लोगों की हत्याएं हुई। तो मेरा यही मानना है कि अगर रक्त बहाकर ही लड़ाई हुई होती, इस विभाजन की त्रासदी का हमें अनुभव करने की नौबत नहीं होती। मैं अपना शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ और आलेख प्रस्तुति के लिए उपस्थित हमारे अतिथियों को सबसे पहले मुख्य भाषण देने के लिए डॉक्टर अजिता जी को बैठक के आदरणीय अध्यक्ष डॉक्टर पी.जे. शिवकुमार जी, डॉक्टर शामली जी, डॉक्टर अनीश, सभा में उपस्थित परम आदरणीय प्रोफेसर आसू जी, डॉक्टर प्रीता जी, उन्होंने कहा उसी के अनुसार नाटक में विभाजन संबंधी नाटक, नाट्य शास्त्र यानी नाट्य विधा को हम देखें तो विभाजन संबंधी नाटक हम ही देखेंगे अन्य विधाओं की तुलना में। मैं अपने भाषण में, जैसे कि यहाँ मुख्य भाषण भी कहा गया, कुछ ऐसे 2-3 नाटकों के बारे में भी बताना चाहूँगी और भूमिका के रूप में यही कहना चाहूँगी कि विस्थापन जो है वो तो मानव समाज के लिए अन्य बात तो नहीं है। पहले से ही मानव जाति अपनी जगह से विस्थापित होती रही। कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए विस्थापन होता है, वो अन्य तरीके का है। वहाँ इष्टजनों से, अपने प्रिय जगह से, अपने घर बार, अपने परिवार सबको छोड़कर उसे जब चला सब वहाँ से चलना पड़ता है, वो बहुत पीड़ादायक हो जाता है। भारत का विभाजन जो हुआ 1947 में, उसमें भी उसी प्रकार का विस्थापन ही हमें देखने को मिलता है। और पिछले दिन से हम इस पर तो हम लोग तो चर्चा तो कर रहे हैं, इसलिए के लिए तब का वो भारत का वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन ने निर्णय लिया, तो इंग्लैंड के बैरिस्टर सिरिल रैडक्लिफ को ही दायित्व दिया था कि वे भारत को 2 भागों में बांटे और उन्हें 5 यानी 1 हफ्ते ही दिया गया, 5 हफ्ते ही दिया गया। इसके भीतर ही वे सीमा की रेखा खींचे और भारत और एक अलग राष्ट्र को बनाए। और ये सीमा रेखा जो है वो भारतीय इतिहास में एक खून की रेखा के समान आज भी विद्यमान है और उसके पार और उसके भीतर बहुत सारी ऐसे ही हत्याएं
और वो सारी ऐसी ही पीड़ादायक अनुभव तो है, वो तो निरंतर होते रहते हैं। और इस विषय को लेकर अनेक हिंदी साहित्य के अन्य विधाओं को, जैसे कि यहाँ अध्यक्ष महोदय ने कहा, उपन्यास साहित्य, उपन्यासों चर्चित उपन्यासों के बारे में यहाँ तो कहा गया, और कहानियाँ बहुत चर्चित, बहुत सारी कहानियाँ हैं। कविता का सेक्शन तो अब तो हो चुका है। और नाटक के संदर्भ में हम कहें तो कुछ ऐसे नाटक ही हैं, कुछ नाटकों में ऐसा अंश यानी भाग तो आ जाता है जहाँ ये सांप्रदायिक कट्टरता और उससे तरसते हुए लोग जो हैं, चरित्र जो हैं, वे तो आ जाते हैं। और तमस उपन्यास का जिक्र मैं करना चाहूँगी इसलिए कि तमस उपन्यास को धारावाहिक के रूप में यानी दूरदर्शन के द्वारा, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने वहाँ जब अदालत में ये विषय चला तो बी लैंटिन और सुजाता मनोहर जैसे मुंबई हाईकोर्ट के बैरिस्टरों ने या वकील रूपांतर है, और सर ने जो कहा उसी प्रकार सादत हसन मंटो ही इसका कहानी का लेखक है। तो मंटो के बारे में कहें तो मंटो उर्दू के प्रसिद्ध कहानीकार हैं, आप जानते हैं। और स्वतंत्रता के यानी विभाजन के पश्चात वे पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से वे नेहरू जी को निरंतर खत भी लिखा करते थे। और मंटो की कहानियों में विभाजन संबंधी और उसमें जो मारकाट, लूटपाट, बलात्कार और आगजनी समस्त चीजें उसमें समेटी हुई है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। मंटो के पीछे जब विभाजन के पहले और विभाजन के बाद भी हिंदुस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार उन्हें अदालत पहुंचने का प्रयास उनकी ओर से होता रहा, क्योंकि मंटो की कहानियों में उन्होंने अश्लीलता देखी थी। कहीं कहीं उन्हें ऐसा आरोप उनकी कहानियों पर हुआ था, और इसी की वजह पहले हिंदुस्तान की सरकार और बाद में पाकिस्तान की सरकार ने उसके द्वारा वे अदालत पहुंचे थे। और उनकी 4 कहानियां इस संदर्भ में हमें उल्लेखनीय, टोबा टेक सिंह, आपने सुना होगा उसका नाम। टोबा टेक सिंह कहानी को आधार बनाकर और इन 4 कहानियों को उसमें गूंथते हुए ही राजेश जोशी ने तुम सादत हसन मंटो हाजिर हो नामक एक नाटक का रूपायन किया। एक विशेष प्रयोग है, एक 5 कहानियों का नाट्य रूपांतरण है। तो मंटो पर जिस प्रकार अश्लीलता का आरोप किया गया, उसी को सही रूप में प्रस्तुत करने को, उसमें क्या अश्लीलता है उसे दिखाने का और बताती है। और उस 4 कहानियों में से मंटो को किस प्रकार रिहा मिलती है, यानी उसके अश्लीलता के आरोप से उसे रिहा तो मिलती है। और अंत में टोबा टेक सिंह की कहानी जो है पागलखाना जो है, उस पागलखाना और अंत में टोबा टेक सिंह की कहानी से वो नाटक अंत हो जाता है। तो टोबा पागलखाना है, वहाँ का एक आदमी है किशन सिंह, वही बीच बीच में पागलखाने में रहते हुए पूछता रहता है कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। ये टोबा टेक सिंह एक जगह का नाम है, पाकिस्तान की एक जगह का नाम है जहाँ उनका गांव है। और विभाजन के बाद विभाजन को कभी भी किशन सिंह स्वीकार नहीं करता, और इसलिए उसके प्रतिशोध के रूप में अपना विद्रोह जो है उसके लिए वो पागलखाने में हमेशा खड़ा रहता है। कभी भी वो सोता नहीं, कभी भी वो लेटता भी नहीं, कभी कभी वो दीवार से सड़कते हुए टिकते हुए कुछ तो आराम करता है। वो लेटता भी नहीं, सोता भी नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी में उससे बाद आराम तो नहीं लिखा गया था। इस प्रकार अपना प्रतिशोध और अपना विद्रोह व्यक्त करता रहता है, यानी विभाजन के प्रति उनका मन जो वो एक पागल की अच्छी तरह सच्चाई के साथ प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए मंटो ने एक पागल के रूप में किशन सिंह को रख दिया।
तो बीच बीच में वो अपनी जगह की याद करता रहता है, तो प्रश्न उठाता है तो व्हाट एक्सिट कहाँ है, कोई भी उसे उत्तर तो नहीं देता। और दिन बीतता रहता है और बादलों की अदली बदली करने का वो मौका भी आ गया। उसके पहले एक दिन तो उन्हें देखने के लिए फजलुद्दीन आ जाता है, उनके अपने गांव का आदमी है, फजलुद्दीन है, मुसलमान है। वो उनके बाग से लिए हुए सेब कुछ सेब नहीं, कुछ तोहफा लेकर ही उन्हें देखने के लिए आता है। कहता है आज तक मैं तो नहीं आ पाया, लेकिन अब सुना कि अदली बदली तो होने वाली है, आप हिंदुस्तान चले जाएंगे। आपके अनुज यानी आपका भाई, छोटा भाई, छोटे भाई जो हैं, दोनों को मैंने बड़ी मदद की थी और उन्हें पार कराया, वे हिंदुस्तान में है। लेकिन आपकी है क्योंकि दिल्ली में सुल्ताना को ग्राहक तो नहीं मिलते हैं, और उसी प्रकार जब लाल किले पर जाकर खड़े हो जाने पर भी एक फोटोग्राफी लेने के लिए कोई भी नहीं आता भी है, इसलिए दुविधा में पड़ जाते हैं दोनों लोग। वे पति पत्नी के समान यानी कोलिविंग के रूप में वे तो वहाँ एक फ्लैट में ही रहने वाले हैं। ये खुदा बख्श जो है हर दिन वो लाल किले पे जाता है, लेकिन फकीरों के साथ, एक फकीर के साथ ही वो चलता फिरता रहता है, क्योंकि उन्हें जानना है कि मेरा भविष्य क्या होगा, कैसे बनेगा मेरा भविष्य। और इस प्रकार उनका दिन बीतता जाता है और घर में सुल्ताना इसी सोच में रहती है कि मुझे अगले दिन एक ग्राहक मिल जाएगा। और इसी बीच मुहर्रम आ जाता है। मुहर्रम आ जाने पर उन्हें काली शलवार की जरूरत है, उन्हें काले कपड़े पहनने हैं उनके आजाद के अनुसार, लेकिन वो तो यानी उन्हें तो नहीं मिलती कहीं से। लेकिन वहाँ उनका एक दोस्त था, तो उनसे परिचित शंकर नामक एक हिंदू युवा है, वो कहीं से उन्हें एक काली शलवार लाकर देता है और मुहर्रम के दिन वो बस सुल्ताना काली शलवार पहनती है। और वहाँ पे सुल्ताना जो मुसलमान है और उसे एक काली शलवार, सुल्ताना तो एक काली शलवार के बिना इतनी तरसती है कि वो मुहर्रम के दिन कैसे मैं बाहर अपने सहेलियों के साथ लखनऊ यानी चली जाऊंगी। और उनके मन में इतना अपने धर्म के प्रति और अपने अनुष्ठान और आचार के प्रति इतनी मानवीयता है, लेकिन उसे उन्हें सहायता देने के लिए मानवीयता जो है उसे एक अन्य धर्मी से ही उसे मिलती है। और लेखक यहाँ भी बताना चाहते हैं कि मानवीयता के लिए कोई धर्म की जरूरत नहीं, मनुष्य में जो संबंध है, मानवीय मूल्य जो है उसे बरकरार रखना हमारा धर्म है। उसी तरह हम विभाजन के पहले रख रहे थे विभिन्न धर्मान सिकंदर मिर्जा और हिदायत नामक जन जो है ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഇന്നും ജീവിക്കുന്നതും ഈ ഇടുങ്ങിയ വീട്ടിൽ തന്നെ, മതലബ് ക്യാമ്പ് में വളരെയധികം അസൗകര്യങ്ങൾക്കും ശുചിത്വമില്ലായ്മയിലും ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അറിയാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരാളെങ്കിലും ഇന്നുവരെ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ മരിച്ചോ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നത് അവർക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല. ബംഗ്ലാദേശ് തലസ്ഥാനമായ ഢാക്കയിലെ ജനീവ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഫാത്തിമ ഖാത്തും ഇത് പറയുമ്പോൾ വിതുമ്പുകയായിരുന്നു. ഇത് ഒരു ഫാത്തിമയുടെയോ റുക്സാനയുടെ മാത്രം കഥയല്ല. ഢാക്കയിലെ ജനീവ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പിൽ മാത്രം 45,000 ആളുകൾ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നുണ്ട്. एक प्रतिनिधान के तौर पर एक हिंदुओं के लिए मुसलमान लंच है और मुसलमानों के लिए है। इस दृष्टि से देखा जाए तो सबसे सस्ता गोश्त भी काफी महत्वपूर्ण है। इस नुक्कड़ नाटक में उन्होंने सिद्ध किया है कि मनुष्य का मांस सबसे सस्ता है, उससे महत्वपूर्ण है सुअर का मांस, उससे महत्वपूर्ण है गाय का नाम। आज भी हमारे बीच में प्रासंगिक है। इस दृष्टि से देखा जाए तो समाज में सद्भाव को बनाए रखना, धार्मिक दृष्टि से उदार होना यही नाटक का उद्देश्य है। इस प्रकार इसी दृष्टि हम देखने को मिलते। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य मनुष्योचित व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं, अमानवीय व्यवहार करने वाले लोगों का चित्रण है। धर्म के बदलता स्वरूप, धर्म के इस परिवर्तन के पीछे अंग्रेजी नीति है। 1905 से शुरू हुई यही नीति का परिणाम है 1947 की विभाग को
असर वजाहत ने इस नाटक में प्रस्तुत किया। और दूसरा नाटक है गोडसे और गांधी। इसमें एक नई दृष्टि से असर वजाहत ने गांधी और गोडसे को चित्रित किया है। उनका उद्देश्य मात्र सांप्रदायिक सद्भाव ही है और यही दिखाना गोडसे और गांधी के बीच अगर बातचीत हो जाए तो ऐसी स्थिति में नई दृष्टि से विषय को देखना और समाज में जो कूट की नीति है उसे तोड़ने के लिए तोड़ने की दृष्टि में गोडसे गांधी को कामयाब नाम पर विभाजन से सांप्रदायिक शक्तियों के कारण भारत में विभाजन की विभीषिका आज भी है। तो असर वजाहत के नाटक जिन लाभों में देखिए वो जन्माई में ही नाटक में कलाभूमि में मुख्य रूप से विस्थापन का चित्रण है। सिकंदर मिर्जा के माध्यम से विस्थापन को उन्होंने प्रमुख रूप से चित्रित किया। तो लाहौर में सब कुछ छोड़कर लखनऊ में सब कुछ छोड़कर लाहौर पहुंचने की कथा और साथ ही साथ लाहौर में वहाँ रतन की माँ की कहानी, इन दोनों के माध्यम से असर वजाहत ने मुख्य रूप से सांप्रदायिकता के लिए एक सांप्रदायिकता को सुलझाने के लिए एक भाईचारे को एक वक्तव्य के रूप में असर वजाहत ने प्रस्तुत किया। तो भाईचारे का जो रूप इस नाटक में व्यक्त है उसका विस्तृत रूप सफदर हश्मी का अपहरण भाईचारे नामक उनका नाटक में है। तो अपहरण भाईचारे नामक नाटक में सफदर हश्मी ने लिखा है, हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने आज हमारे बीच से हमारे भाईचारे को अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। तो अब भाईचारे लुप्त होने से यही होगा क्या स्थल से यहाँ गृहयुद्ध हो। तो गृहयुद्ध की विभीषिका हमारे मन में जो सद्भाव है, सांप्रदायिक सद्भाव है, सद्भाव को खत्म करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने की जो नीति है उसका चित्रण अपहरण भाईचारे का नाटक में है। तो इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के बीच में जो संघर्ष है इसके मूल में सच्चे दरअसल देखा जाए तो इन लोगों के धर्म का लक्ष्य क्या है, धर्म का लक्ष्य एक है लेकिन मकसद से ना उड़ाने वाले सांप्रदायिक दृष्टि से देखने वाले लोग तो इस प्रकार समाज में फूल डालने के लिए, कुर्बानी करने के लिए और रिक्त से लाभ उठाने के लिए हमेशा तैयार है। उसका चित्रण इस सबसे सबसे प्रभावशील। इसका मुख्य कारण उसमें जो दृश्य के गुण है उसके माध्यम से पाठकों को प्रभावित करने की क्षमता नाटक में सबसे महत्वपूर्ण है। तो साक्षर एवं निरक्षर दोनों को समान रूप से प्रभावित करने के कारण नाटक एक हथियार के रूप में है। तो इस केरल में जो परिवर्तन है उस संदर्भ में देखा जाए तो हम के संगीत एवं नाटक की देन है केरल का इस तरह का परिवर्तन। तो विभाजन और विस्थापन को भी रेखांकित करने में नाटक सक्षम है। तो इसी दृष्टि से देखा जाए तो असर वजाहत के नाटक उल्लेखनीय है। तो 15 अगस्त तो विस्थापन के समय औरत की स्थिति दौलत लूटने वाले लोगों का चित्रण सब संवेदनात्मक दृष्टि से नाटक करने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य हमें क्या है, आगे भविष्य को ले जाना है, सभी ही करना है, सभी धर्म का उद्देश्य मनुष्यता है, इंसान को इंसान के रूप में देखना, इंसानियत से व्यवहार करना, बस यही है। इतना कहकर समाप्त करता हूँ। सब